स्वागत है आप सबका नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। मैं हुमैरा जिया आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ यानी कि BECC 131। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है रसद। रसद क्या है, रसद को किस तरह से मेजर किया जाता है, रसद से किस तरह से एक सेलर जो है, एक ताजर जो है, उसको किन चीजों का ख्याल रखना है तब जाके वो मुनाफा कमा सकता है। जब हम रसद को डिफाइन करते हैं, जो हम आम जिंदगी में उसका मतलब देखते हैं, आम जिंदगी में रसद की जो डेफिनेशन है, जो हम डिफाइन करते हैं, जो उसका आम यानी कि कॉमन लैंग्वेज में मतलब है, वो मुख्तलिफ है मायशात के डेफिनेशन में। आम जिंदगी में रसद का मतलब है किसी चीज को बेचना, रसद कहलाता है। लेकिन जब हम मायशात में रसद की बात करते हैं, उसमें कुछ शर्तों का होना जरूरी है। वो शर्त क्या है? जो हमें ताजिर है, जो बेचने वाला है, सबसे पहला जो शर्त है दैट इज डिजायर्ड क्वांटिटी, यानी कि ख्वाहिश, उस सेलर की ख्वाहिश, ताजिर की ख्वाहिश, वो कितनी मिकदार में बेचना चाहता है, जो भी उसके पास प्रोडक्शन है वो कितनी मिकदार में बेचना चाहता है। ये पहली वाली शर्त है। दूसरी शर्त, खास कीमत में बेचने वाला राजी हो। जो बेचने वाला है वो किस कीमत पे बेचना चाहता है, जो आम जिंदगी में कीमत चल रही है, जो करंट टाइम में कीमत चल रही है, वो बेचने में राजी है कि नहीं है। जो तीसरी शर्त है दैट इज खास वक्त, पर्टिकुलर टाइम। वो खास वक्त है यानी कि किस वक्त पे वो कितना बेचना चाहता है। इसीलिए हम बता सकते हैं मायशात में रसद मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन होता है और आम जिंदगी में उसका मतलब अलग है। जिस तरह से हमने बात की खास वक्त की, अगर एक ताजिर 20 मोबाइल बेचना चाहता है, क्या वो कितना बेचेगा? एक हफ्ते में कितने मोबाइल? 20 मोबाइल बेचेगा, 30 मोबाइल बेचेगा, कितना बेचेगा? इसीलिए हम इसकी शर्त रखते हैं खास वक्त, किस मौके पे वो बेचना चाहता है। क्या उस मौके पे, जिस मौके पे उसकी प्राइस ज्यादा है, क्या उस मौके पे जिसके प्राइस से उसको अच्छा खासा मुनाफा होगा। हमने बताया कीमत और खास वक्त। इस तरह से जब हम किसी चीज की रसद देखते हैं, उसकी सप्लाई देखते हैं, तो हम उसको रिलेट करते हैं हमेशा पैसे से, यानी कि इसकी कीमत से। हम उसको दिखाते हैं एक टेबल के फॉर्म में। हम लेते हैं एक चीज जिसको हम नाम रखेंगे एक्स। वो जो एक्स है, अगर उसकी कीमत 10 रुपए है और वो 10 रुपए में कितना बेचना चाहता है, मानिए वो 20 यूनिट्स है। एक ताजिर 10 रुपए पे 20 यूनिट्स बेचना चाहता है। जैसे ही 10 से 20 हो जाएगा तो उसकी जो तादाद है, जो मिकदार है, वो ज्यादा चाहेगा बेचना, क्योंकि उसमें उसको मुनाफे का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि उसने अगर कोई चीज बेचनी शुरू की है, वो इसीलिए शुरू की है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आ जाए। कम कीमत पे उसको उतना मुनाफा नहीं होगा जितना कि ज्यादा कीमत पे। इसीलिए अगर एक गुड की प्राइस, एक चीज की प्राइस 10 से 20 हो जाएगी, वहां से उसकी मिकदार भी बढ़ जाएगी, वो 20 से 30 हो जाएगी। अगर 20 से उसकी कीमत बढ़ जाएगी 40 रुपए, तो उसकी मिकदार भी बेचनी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है,
जैसे जैसे किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी मिकदार बेचने के लिए भी ज्यादा से हो जाती है। अब हम माइशात में जब भी रसद दिखाते हैं, जब भी हम रसद को समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम पहले एक ताजर के लिए वो दिखाते हैं और फिर बहुत सारे ताजरों के लिए उसकी रिलेशन दिखाते हैं। जिस तरह से अगर हमें एक एक्स है, एक चीज का नाम एक्स है, अगर वो एक्स चीज है, उसकी 10 से 20 कीमत हो जाएगी, 20 से 30 की कीमत हो जाएगी, तो उसको बेचने का मिकदार भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। वो 30 से 40 हो जाएगी, 40 से 50 हो जाएगी। लेकिन ये हमने एक ही ताजर के लिए दिखाया जो कि हम टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। अगर हम उसको खत के जरिए दिखाते हैं या हम उसको डायग्राम के जरिए दिखाते हैं, तो जो हमारा कर्व होता है, जो हमारी फिगर होती है, वो नीचे से ऊपर जाती है, ताकि हमें ये पता चले जितनी कीमत बढ़ जाएगी उतनी उसकी मिकदार भी बेचनी बढ़ जाएगी, ताकि एक ताजिर को, एक बेचने वाले को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आ जाएगा। अगर हम इसी तरह से अगर हम सारे मार्केट में देखेंगे कि किस तरह से ताजरों को हम देखते हैं रसद किस तरह से रिलेट करती है कीमत के साथ, तो हम गुड एक्स को एक सेलर दिखाते, एक ताजर की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो दिखाते हैं, वो रसद किस तरह से बेचता है। दूसरा जो ताजर होता है वो उसी कीमत पे कितना रसद देता है, क्योंकि जो ताजर होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, यानी कि उनका जो मुनाफा कमाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कोई ताजिर इस कीमत पे ज्यादा दे देगा, कोई ताजिर इस कीमत पे कम दे देगा, कम बेचने की कोशिश करेगा। इस तरह से जब हम बहुत सारे ताजरों को जो वो रसद बेचते हैं, जब हम सबका ये एक साथ देखते हैं, उसको हम बताते हैं मार्केट सप्लाई। इस तरह से जो हमें एक ताजरों की जो रसद दिखाना, उसको रिलेट करना प्राइस के साथ, ये हमें सिर्फ प्राइस पे ही डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि और सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंडेंट होता है। जिस तरह से जो हमारी सप्लाई है, जो हमारी रसद है, वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि बहुत और सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे कंडीशंस होती है जिस पे ये डिपेंडेंट होता है। मसलन जैसे प्राइस ऑफ एक्स, हम लिखते हैं एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स, पी आर, एन एफ, पी एफ और जी, जी पी एंड टी। जब हम पी ऑफ एक्स की बात करते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि किसी चीज की प्राइस होना, ये डिपेंडेंट होता है उस पे जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रसद को बेचने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी। इस तरह से जितना प्राइस बढ़ता जाएगा, जितनी कीमत बढ़ती जाएगी, उतनी ही उसकी रसद बेचने की शुरुआत हो जाएगी। तो हम बता सकते हैं इट इज फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है, ये डिपेंडेंट है किस पे, पी ऑफ एक्स पे, यानी कि उसकी कीमत पे। जो दूसरा फैक्टर है वो है पी आर। पी आर होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सब्स्टिट्यूटेबल होती है, जिन गुड्स को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बदले हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बताते हैं पी आर, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि एक गुड को हम दूसरे के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास जूसेस बहुत सारे होते हैं, रियल जूस है, माजा जूस है, अगर एक ताजिर को जूस ही बेचने हैं, वो कोशिश करेगा उस जूस को बेचने की जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। वो उस चीज को बेचने की कोशिश नहीं करेगा जिसकी कीमत कम हो।
इसीलिए हम बताते हैं कि सिर्फ कीमत पे ही ये डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंडेंट है। इस तरह से हमारी जो रसद है वो हमें एनएफ पे भी डिपेंड करता है, यानी कि फर्म्स कितनी हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा फर्म्स हैं, जितने जो प्रोड्यूसर आने वाले हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी रसद जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। इस तरह से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा से ज्यादा एडवांस्ड होगी उतनी ही हमारी रसद ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जितनी हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उतनी जो हमें इनकी तादाद है वो हम बढ़ा सकते हैं, वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम क्या बताते हैं, ये फंक्शन है, ये डिपेंडेंट है प्राइस, ये डिपेंडेंट है इस चीज पे भी, एनएफ पे भी। इस तरह से और बहुत सारे फैक्टर्स है, जिस तरह से गोल ऑफ द फर्म, यानी कि जो पैदा करने वाले हैं, जो चीजें बनाने वाले हैं, उनके दो मकसद होते हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा फरोख्त करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेच डालना, और दूसरा उनका जो मकसद होता है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचना। यानी कि दो मकसद होते हैं एक ताजर के पास, यानी कि अगर उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का है तो वो ज्यादा से ज्यादा कीमत पे ही ज्यादा मिकदार में बेचेगा। तो अगर उसका ये मकसद नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाऊं बल्कि मैं ज्यादा से ज्यादा मिकदार में बेच डालूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। जैसे दूध वाला है, दूध वाले को दूध सप्लाई करना है, उसको उसकी रसद देनी है, दूध को बेचना है। लेकिन अगर वो इस चीज का, इस वक्त का इंतजार करे कि जैसे कीमत बढ़ जाएगी वैसे ही वो ज्यादा से ज्यादा बेचेगा, लेकिन वो वक्त, अगर वक्त का इंतजार करे तो उसका सारा से सारा दूध जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए वो चाहेगा कि मुझे अगर कम ही मुनाफा मिले लेकिन ये दूध जो है मैं ये सारा बेच डालूं। इस तरह से वो चीजें जो जल्दी जल्दी खराब होती है या जल्दी खराब होने वाली है, या उसको अब कस्टमर जो है, जो लेने वाले हैं, जो उसको बाय करने वाले हैं, जो उसको फरोख्त करने वाले हैं, वो उसका लेने वाले नहीं होंगे, तो उस वक्त उसका मकसद ये नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, बल्कि ये मकसद होता है कि मैं उसको कम कीमत पे ही बेचूं, लेकिन किसी तरह से मुझे ये जो चीजें हैं ये किसी तरह से मैं बेच डालूं। तो अगर उसका ये मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को ही बेच डालूं, तो उस वक्त उसको कम कीमत पे ही ज्यादा से ज्यादा रसद करेगा। तो उसके बाद होता है कि फ्यूचर में इसकी कीमत क्या होने वाली है, आगे जाके इस चीज की कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली है। अगर बढ़ने वाली होगी तो आज के वक्त में वो ज्यादा से ज्यादा रसद नहीं दे देगा, बल्कि कल का इंतजार करेगा जब कल की रसद जो है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए वो पहले देखेगा कि आज की कीमत उसके लिए अच्छी है कि कल की कीमत उसके लिए अच्छी है। अगर आज की ही कीमत अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा वो रसद आज ही दे देगा, ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। अगर कल की कीमत ज्यादा होगी तो कल की ही जो इसको सप्लाई करनी है, कल के ही कीमत पे वो ज्यादा से ज्यादा बेच डालेगा। इन सारे जो भी मैंने डिस्कस किए उनको बताते हैं फैक्टर्स, जो डिटरमिनेंट्स हैं वो सप्लाई पे असर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कानूनी लॉ ऑफ सप्लाई, फराहमी का कानून या कानूनी रसद। हमें पता है कि जैसे ही कीमत किसी चीज की बढ़ जाती है वैसे ही उसकी मिकदार भी बेचनी ज्यादा से ज्यादा शुरू हो जाती है। यही तो है फराहमी का कानून। फराहमी का कानून हमें ये बताता है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है
कीमत और मिकदार में जितनी कीमत बढ़ जाती है उतनी ही ज्यादा से ज्यादा बेचने की शुरुआत हो जाती है। जितनी कीमत कम हो जाती है उतना एक ताजिर कम से कम बेचने की शुरुआत करेगा, क्योंकि उस पैसे पे, उस कीमत पे उसको ज्यादा यहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो कोशिश करेगा कि मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा कीमत पे ही ज्यादा से ज्यादा बेचूं। कम कीमत पे उसको उतना मुनाफा नहीं होगा जितना कि ज्यादा कीमत पे उसको मुनाफा होगा। इसीलिए हर ताजिर की यही शुरुआत होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं और वो भी ज्यादा से ज्यादा कीमत पे। लेकिन फरामी का कानून हमें ये बताता है, या कानून रसद ये बताता है कि ये तब होगा जब हमें बाकी शर्त जो है वो बराबर हो जाए। वो शर्त क्या है? जो बाकी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहने चाहिए, वो एक जैसे रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो बदलने नहीं चाहिए। वो शर्तें क्या है? जो हमें पी एफ आर है, जो हमें एन एफ है, जो हमें जी है, जो हमें गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो हमें जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमें टेक्नोलॉजी है, जो हमें फ्यूचर प्राइस है, तो वो हमें सारे एक जैसे होने चाहिए, वो कभी बदलने नहीं चाहिए। तब जाके हमें फरामी कानून हो सकता है, तो या कानून रसद कहलाता है। यानी कि बाकी कंडीशन जो है, बाकी शर्तें जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, बाकी जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तब जाके हमें ज्यादा प्राइस पे ज्यादा बेचना है, कम प्राइस पे कम बेचना है। इसको हम बताते हैं फराहमी कानून या कानूनी रसद। उसके बाद हम बताएंगे किस तरह से एक करो शिफ्ट हो जाती है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। हमारे पास जो हमें शिफ्ट्स है वो हमें दो तरीके होते हैं, या तो बढ़ावे से हो जाएगा या तो घटावे से हो जाएगा। यानी कि हमें रसद का बढ़ना और रसद का घटना। लेकिन वो हमें तब होता है जब तो कीमत एक ही जैसी रहती है, कीमत तो एक जैसी रहती है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है वो हमें चेंज होते जाते हैं। प्राइस तो एक ही है। जिस तरह से हम एग्जाम्पल देते हैं, हम मिसाल देते हैं कि एक हमारे पास चीज है जिसका नाम है एक्स। एक्स हमने नाम रखा, तो उसकी कीमत पहले भी 10 थी और तब उसके बाद भी 10 है। लेकिन उसकी जो बेचने की जो तादाद है वो बढ़ गई। वो पहले 10 थी, अब वो 20 हो गई। किस तरह से ये बदल गया? क्योंकि हमारे बाकी फैक्टर्स जो है, जो हमें बाकी शर्तें थी वो बदल गई। जिस तरह से जो हमें रिलेटेड गुड्स है उनकी प्राइस बदल गई, उनकी कीमत बदल गई। जो हमें नंबर ऑफ फर्म्स है वो बदल गई, जो हमें टेक्नोलॉजी है वो बदल गई। इस तरह से हमारी जो रसद है वो भी बदल गई, वो हमें बढ़ गई। इसको हम बताते हैं शिफ्ट्स। यानी कि अगर हम करू बनाते हैं, करू हमें पहले एक जगह पे थी, अब ये दूसरी जगह पे है। पहले ये लेफ्ट साइड में थी, अब ये राइट साइड में जाएगी। ये करू जो है ये लेफ्ट से राइट जाएगी। इस तरह से कभी कभार ऐसा होता है जब बाकी फैक्टर्स के डिक्रीज होने से हमारी रसद जो है वो कम हो जाती है। जिस तरह से अब हम गुड वाई को ले लेंगे, उसकी जो कीमत थी पहले भी 10 थी, अब भी 10 है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है, रसद जो है वो हमें डिक्रीज हो जाएगी। वो पहले 20 थी, अब ये 10 हो जाएगी। 20 से 10 होना क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्राइस है वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है वो चेंज हो गए। इस तरह से हम उसको, हमें रसद जो है वो घट गई, हमें जो सप्लाई है वो घट गई। अब इसकी करो पहले राइट में थी, अब ये लेफ्ट को चली जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है जैसे हमें बाकी फैक्टर्स जो है वो एक जैसे रहेंगे, लेकिन कीमत जो है वो चेंज हो जाएगी। उसको हम बताते हैं मूवमेंट्स along the supply curve। यानी कि जो मूवमेंट्स हैं वो हमें किससे हो जाती है चेंज, किससे बदल जाती है? वो हमें प्राइस की वजह से बदल जाती है। जिस तरह से हम एक चीज ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे एक्स, हमने एक्स नाम रखा, उसकी वजह से हमें पहले उसकी प्राइस 10 थी,
10 से 20 हो गई, लेकिन उसकी तादाद जो है पहले 10 यूनिट्स थी, अब ये 20 यूनिट्स हो गई, 10 से 20 हो गई। तो हमारी जो रसद है वो तो बढ़ गई। किससे बढ़ गई? वो तो कीमत की वजह से बढ़ गई। लेकिन बाकी और जो फैक्टर्स है, जिस तरह से पीआर है, जिस तरह से एनएफ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से कल की कीमत है, वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, वो सारे फिक्स रहेंगे और उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो सिर्फ बदलाव किस में होगा? सिर्फ कीमत में बदलाव होगा। अगर इंक्रीज कीमत हो जाती है, अगर कीमत बढ़ जाती है तो रसद भी बढ़ जाती है। अगर कीमत घट जाती है तो हमें जो रसद है वो भी घट जाती है। तो पहले को हम बताते हैं एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंड हो गया, हमारा जो सप्लाई है वो बढ़ गया। किस चीज से बढ़ गया? वो कीमत के इजाफे की वजह से यहाँ उसमें बढ़ोतरी हो गई। इस तरह से अगर हमें वहां पे डिक्रीज हो जाता है, अगर कीमत जो है वो घट जाती है, उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी बेचनी जो है वो भी घट जाएगी, क्योंकि उस प्राइस में अब उतना मुनाफा नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। तो ये है फराहमी का कानून या कानूनी रसद, या इसके साथ जितने भी यहाँ पे चीजें थी, यानी कि कंडीशंस थी, यानी कि शर्तें थी, वो हमें किस तरह से कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी यानी कि रसद की लचक। किस तरह से रसद जो है, कोई चीज जो है वो किस तरह से उसकी चीज दिखाती है, उसमें बदलाव दिखाता है, क्योंकि कोई चीज जो है उसकी सप्लाई जो है वो चेंज हो जाती है, वो बदलाव दिखाती है। लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जो कोई बदलाव नहीं दिखाती है। प्राइस कितना भी हाई हो जाए, लेकिन उसकी जो की क्वांटिटी है, जो इसकी तादाद है, जो इसकी मिकदार है, वो बेचने चेंज बदलाव नहीं हो जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ जाता है। उसको बताते हैं रसद की लचक। जो हमें चीजें ऐसी होती है जो हमें बदलाव दिखाते हैं, जैसे ही उसकी कीमत चेंज हो जाती है तब उसके जो हमें क्वांटिटी मिकदार है, जो उसमें का बेचना है, वो भी हमें बढ़ जाता है। तो उसको हम बताते हैं ये चीज जो है वो लचकदार है। वो चीज जो है जो कोई भी बदलाव नहीं दिखाएगी वो लचकदार नहीं होती है। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कोई भी बदलाव नहीं दिखाते हैं। जिस तरह से हमें जो फार्म प्रोडक्शन होती है, जो हमें जमीन में प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें जमीन में चीजें पैदा होती हैं, वो हमें मौसम पे ही ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। वो प्राइस के उतने करीब नहीं होती हैं, वो कीमत के उतने करीब नहीं होती है, कीमत से उसका उतना असर नहीं होता है, बल्कि उनका असर जो है वो ज्यादातर मौसम पे ही होता है। अगर हम यहाँ की बात करें, क्योंकि यहाँ का जो पानी पे डिपेंडेंट होना, जो हमें यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम है, वो उतना फॉरवर्डेड नहीं है जितना कि बाकी कंट्रीज में देखा गया है। इस तरह से हम बता सकते हैं जो हमें यहाँ खेतों में पैदाइश होती है, खेतों की जो चीजें हमें मिल जाती हैं, जो हमें प्रोड्यूस हो जाती हैं, वो उतनी लचक नहीं दिखाते जितनी कि बाकी चीजें दिखाती हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मौसम पे ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। अगर मौसम अच्छा हो तो हमें इनकी फराहमी ज्यादा होती है। अगर मौसम अच्छा नहीं हो, यानी कि तेज धूप हो, ज्यादा से ज्यादा हमें बारिश नहीं होती हो, उनमें हमें पानी उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारी फसल जो है वो अच्छी खासी नहीं होती है। कभी सैलाब आ जाता है, कभी हमें ऐसी जो मौसम के बदलाव होते हैं, मौसम की ऐसी चीजें होती है जिससे ये चीजें जो है उनकी फराहमी उतनी नहीं होती हैं जो कि पहले होती हैं। इस तरह से हमारे पास जो रसद की लचक है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे उतनी ज्यादा असर नहीं करती है। उनको हम बताते हैं इन इलास्टिक, यानी कि ये लचकदार नहीं होती है, क्योंकि ये प्राइस पे उतना डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर हमें किसी चीज की मिकदार में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा हो, फराहमी हो, तो
तो उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है। अगर हमें वो ज्यादा तादाद में उसकी खुद ब खुद जो है वो प्राइस पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें असर कौन करता है, उसमें मौसम का असर हो जाता है। जिस तरह से अगर हम कभी कभार ऐसे भी बताते हैं कि हमें टमाटर जो है इनकी इस बार जो फसल है वो अच्छी रह गई, उनकी फसल बहुत ज्यादा अच्छी बनी। जैसे ही उनकी फसल अच्छी बन जाती है तो उनकी प्राइसेस जो इनकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। अगर हमें उनकी उनके फसल में अच्छा इजाफा नहीं हो तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो सप्लाई है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की वो इनलास्टिक होते हैं। अब हम किस तरह से ये रसद की लॉजिक देखते हैं। हमारे पास कितने मेजरमेंट्स हैं, हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं। एक है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड जो हमें तलब की लचक में भी पढ़ा था, वो है प्रोपोर्शनेट मेथड। यानी कि जो हमें रसद की लचक होती है वो होती है बराबर कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू। तलब की लचक और रसद की लचक में इतना ही फर्क है, वहां पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आपको ये मैथमेटिकली भी सॉल्व करना पड़ता है, तो इसके लिए ये फार्मूला जरूरी होती है। तो इस तरह से हमें ये जो रसद की लचक होती है जो हमें प्रोपोर्शनेट मेथड है वो हमें बराबर होता है क्वांटिटी जो हमें तादाद है, जो हमें मिकदार है किसी भी चीज की, डिवाइड बाय क्या करते हैं, वो हमें प्राइस जो है उससे डिवाइड बाय करते हैं, क्योंकि हम बताते हैं ये प्रोपोर्शनेट मेथड है। क्वांटिटी को क्वांटिटी में हम प्रोपोर्शनेट देखते हैं और प्राइस को प्राइस में प्रोपोर्शनेट देखते हैं। जिस तरह से हम बताते हैं क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय proportionate change in price proportionate change in the price of the quantity। तो जो हमें रसद की लचक है वो होगा बराबर Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय P1 माइनस P डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा कैंसिल। ये जो Q1 माइनस Q है वो होता है बराबर डेल्टा क्यू, यानी कि रसद की लचक जो है वो बन जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय P1 माइनस P, वो बन जाएगा डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाय Q। आपको याद रखना है कि हमें जो फार्मूला है वो चेंज इन क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी कितनी बदल गई, वो पहले अगर हमें प्राइस है 10 रुपए से 20 यानी कि प्राइस हमारी जो कीमत जो है वो बढ़ गई, वो 10 से 20 हो गई और उसकी मकदार जो है वो भी 10 से 20 हो गई। हमारा जो क्यू है वो है 10, हमारा जो Q1 है वो है 20, यानी कि हमें 10 से 20 यानी हमने प्राइस देखा वो है P और P1, हमने बताया जो कीमत है वो 10 से 20 हो गई और हमारी जो मिकदार है वो भी 10 से 20 हो गई, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मिकदार भी बेचनी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो डेल्टा क्यू है वो बराबर होता है P1 माइनस P। P1 माइनस P यानी कि जो नई प्राइस है, नई प्राइस क्या है वो है 20, P1 माइनस P माइनस 10 यानी कि पहले 10 थे, पहले हमारी प्राइस जो थी वो 10 थी, वो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 किसके बराबर होता है, वो 10 के बराबर होता है। इसी तरह से डेल्टा P डेल्टा क्यू वो हमें 10 से 20 हो गई, Q1 किसके बराबर है वो भी 20 है माइनस 10, 20 माइनस 10 वो है 10 के बराबर। इस तरह से हम लिखेंगे रसद की लचक जो बराबर है वो हमें 10 बाय 10 यानी कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, वो हमें बराबर आ जाएगा 10 बाय 10 मल्टीप्लाई पहले हमें 10 है वो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10 यानी कि 10 क्या कट आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन होता है और रसद की लचक बराबर हो जाएगी 1। तो हम बताएंगे ये जो रसद की लचक है वो 1 के बराबर निकला, यानी कि ये है प्रोपोर्शनेट मेथड।
दूसरा जो हमारा मेथड है, दूसरा जो तरीका है, वो है जियोमेट्रिक मेथड, यानी कि हम डायग्राम से दिखाते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी है, वो 1 से ज्यादा है, 1 से कम है या 1 के बराबर है। वो हम कैसे देख पाते हैं? वो हम कर्व से देख पाते हैं। हम देखते हैं जो सप्लाई कर्व है उसका ओरिजिन कहाँ पे है। अगर वो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, जो हमें वाई एक्सिस है वो हमें वर्टिकल लाइन होती है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे हम प्राइस दिखाते हैं और हम जो क्वांटिटी दिखाते हैं वो दिखाते हैं हम एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी दिखाई, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस दिखाया। जब हम कर्व देते हैं वो नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ मिकदार भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑरिजिनेट हुआ, यानी कि उसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन पे ही हुआ। इसीलिए उस वक्त जब हमें सप्लाई कर्व का ओरिजिनेट होता है ओरिजिन से, तो हम बता सकते हैं उस वक्त रसद की लचक 1 के बराबर होती है। यानी कि ना ही ये एक्स एक्सिस से ऑरिजिनेट हो जाता है, ना ही वाई एक्सिस से ऑरिजिनेट हो जाता है, बल्कि ये ओरिजिन से ऑरिजिनेट हो जाता है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनके रसद की लचक 1 के बराबर होती है। उसके बाद ये 1 से कम भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर हमें कर्व की जो ओरिजिन है, कर्व ऑरिजिनेट होता है वाई एक्सिस से, यानी कि वर्टिकल लाइन से, अगर ये वर्टिकल लाइन से हमें ऑरिजिनेट हुआ तो हम बताते हैं उस वक्त जो हमें रसद की लचक है वो है 1 से ज्यादा, यानी कि 1 से ज्यादा, क्योंकि हमारा सप्लाई कर्व जो है वो ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ? वो हमें वर्टिकल लाइन से हुआ, वो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं हुआ। आप लोगों ने हमेशा ग्राफ बनाया है, आपके 9th क्लास में भी और आपके 10th क्लास में भी। हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं पहले और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। करो सप्लाई करो जो है वो हमें ऑरिजिनेट होता है, तो हम बता सकते हैं जो हमें रसद की लचक है वो 1 से ज्यादा है। इसी तरह हमें कभी कभार रसद की लचक 1 से कम है। 1 से कम कब हो जाती है? तब जब हमें एक से कम होती है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑरिजिनेट हो जाती है। यानी कि सप्लाई कर्व का ओरिजिन जो है वो कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है? वो हमें एक्स एक्सिस से होता है। इसीलिए हम बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे 1 से ज्यादा रसद की लचक 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। रसद की लचक 1 के बराबर होती है जब हमें सप्लाई कर्व का ओरिजिन जो है वो ऑरिजिनेट होता है ओरिजिन से। अगर हमें रसद की लचक 1 से ज्यादा होती है तो उस वक्त वर्टिकल लाइन से हमें ऑरिजिनेट होता है सप्लाई कर्व। इस तरह से अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो हमें रसद की जो लचक है वो 1 से कम होती है, यानी कि वो एक्स एक्सिस से ऑरिजिनेट होती है। इस तरह से हमें जो और 2 एक्सट्रीम्स हैं वो हमें इन्फिनिटी के बराबर होती है और 0 के बराबर होती है। इन्फिनिटी के बराबर तब होती है जब हमें जो कर्व है, जो हमें सप्लाई कर्व है दैट इज पैरेलल टू, वो बराबर है, वो हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यानी कि जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी के वो इन्फिनिटी के बराबर होती है। इस तरह से कभी कभार जो हमें रसद की लचक जो है वो 0 के बराबर भी हो सकती है। 0 के बराबर हमें तब होती है जब हमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है चीजों की खरीदारी पे, चीजों के बेचने के, यानी कि लोग जो है वो कितना भी खरीदे लेकिन वहां पे उसकी कीमत से कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो पहले भी उतना होता है और उतना ही उसके बाद भी होता है। यानी वो हमें ऐसी चीजें होती है, पहले ही बताया, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है उस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि वो कोई बदलाव नहीं दिखाते हैं। मैंने पहले बताया जो हमें खेतों से फसलें फराहम होती हैं
वो किसके बराबर होती है, वो हमें किस पे डिपेंडेंट होती है, वो हमें मौसम के बदलाव पे ही डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हमें मौसमियात जो है जो हमें शर्तें हैं, मौसम की शर्तें जो है वो हमें उसी पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ये चीजें होती है जिससे रसद की लचक देखी जाती है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रसद क्या होता है, रसद किसे कहते हैं। तो रसद हम आम जिंदगी में मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं और मायशात में अलग से डिफाइन करते हैं, यानी कि किसी चीज को बेचना रसद कहलाता है, यानी कि वो हम कॉमन लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। लेकिन हम जब मायशात की बात करते हैं, मायशात में अपने अलग अलग अल्फाजों का मतलब जो है वो अलग अलग होता है। हम मायशात के लफ्जों को आम लफ्जों के साथ मिलाप नहीं कर सकते हैं, उनकी अलग मतलब वहां पे होती है वो आम लफ्जों में, और उसको मायशात में जब हम लिखते हैं वो अलग मतलब से होते हैं, उसके कुछ शर्तें होती हैं। जिस तरह से हमने तलब में देखा था, तलब में हमने कुछ शर्तें वहां पे बताई थी। जिस तरह से हमने बताया था तलब किससे कहते हैं, हमने बताया था हर एक इंसान की चाहत होती है जो वो पूरा करना चाहता है। तलब में हमने ये भी बताया था वो चीज जिसकी हमें चाहत हो और हम उसको खरीदना भी जानते हैं, यानी कि पैसों की हमें, हमारे पास पैसे हैं उसको खरीदने के लिए, उस चाहत को कंप्लीट करने के लिए, उस चाहत को बराबर लाने के लिए, इस तरह से हम उसको तलब कहते हैं। लेकिन इसी तरह से रसद में, यानी कि अगर हमारी चाहत होती है, हम अपनी चाहत को पूरा करते हैं जब हम चीजों को खरीदते हैं, लेकिन जब तक उसको बनाने वाला नहीं होगा, जब तक वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, तब तक हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें मायशात में रसद के लिए कुछ शर्तें जरूरी लागू होती हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि एक जो ताजिर है उसकी कितनी ख्वाहिश है, वो कितनी तादाद में बेच डालता है। क्या वो 10 रुपए पे 10 यूनिट्स दे देगा, क्या वो 10 रुपए पे 5 यूनिट्स दे देगा? अगर एक ताजिर जो है वो 10 रुपए पे 10 यूनिट्स बेचना चाहता है, लेकिन दूसरा ताजिर जो है वो 10 रुपए पे 5 यूनिट्स बेचना चाहता है, इसीलिए हम बताते हैं ये इसकी पहली शर्त रहती है कि हर एक ताजिर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मुनाफा कमाना चाहता है। इसलिए एक जो ताजिर है उसकी ख्वाहिश कितनी है, उसकी ख्वाहिश क्या है, कितनी तादाद में वो बेचेगा। और दूसरा, जिस उस खास कीमत पे, यानी कि कोई ऐसी खास कीमत है जिस पे बेचने वाला राजी हो, अगर वो 20 रुपए है, अगर वो 40 रुपए है, अगर वो 50 रुपए है, क्या वो पहले तो 10 भी थी, पहले तो 20 भी थी, पहले तो 30 भी थी, लेकिन अब जैसे ये 50 हो गई उस पे ये बहुत राजी है, इस पे अच्छी तरह से राजी है कि इसी कीमत पे ये बेचना चाहेगा। वरना अगर 50 से कम होगा, अगर 50 से ज्यादा होगा तो ये बेचना नहीं चाहेगा। इसीलिए खास कीमत यही 50 है जिसमें बेचने वाला राजी हो। और खास वक्त, यानी कि क्या ये आज ये बेचेगा कि कल बेचेगा, कि हफ्ते में बेचेगा, कि आज के दिन इतना बेचेगा और कल के दिन उतना बेचेगा। हम इसीलिए बताते हैं इसमें खास वक्त का होना जरूरी है। खास वक्त तब है जब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, उस प्राइस पे, उस कीमत पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। यानी कि जिस तरह से अगर किसी को, एक मोबाइल वाले को, एक मोबाइल बेचने वाले को अगर उसको 20 मोबाइल आज के हफ्ते में बेचने हैं तो वो 20 आज भेजेगा। हो सकता है कल की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी और उस प्राइस पे और उस कीमत पे वो ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए राजी होगा। इसीलिए पहले तो 20 ही बेचता था, अब तो वो 30 बेचना शुरू करेगा। इस तरह से इसमें खास वक्त का होना जरूरी है। तो हमने कीमत का बोला, हमने हमेशा कीमत को रिलेट किया, यानी कि रसद की कितना बेचेगा, किस कीमत पे बेचेगा। इसीलिए जब भी हम सप्लाई दिखाते हैं, जब भी हम रसद दिखाते हैं, उसको हमेशा किसके साथ मिलाप करते हैं, उसकी कीमत के साथ। पहले हम एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट में हम एक साइड से हम कीमत रखते हैं, दूसरी साइड पे हम तादाद रखते हैं कि एक ताजिर जो है वो कितना बेचेगा।
हमें एक की कीमत जो है, एक चीज़ की कीमत अगर 10 रुपए है, फिर 20 रुपए है, फिर 30 रुपए है, वहाँ से भी 20 अगर यूनिट्स देता है, वो मिकदार देता है 20 यूनिट्स, फिर ये 20 से 40 यूनिट्स होगा, 40 से 60 यूनिट्स होगा। तो जब हम एक सेलर के लिए दिखाते हैं, एक एक सिर्फ एक ताजिर के लिए दिखाते हैं, तो हम इसको बताते हैं एक ताजिर की कितनी यहाँ पे बेचना स्टार्ट करेगा, इसको हम बताते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यानी कि हमने सिर्फ एक ताजिर के लिए दिखा है, अगर हम बहुत सारे ताजिरों के लिए दिखाते हैं, उसको बताते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब हमारे पास चार्ट होगा, चार्ट में हमने जो हमें हिस्से हैं, हिस्सों से हम दिखाते हैं। जब हम हिस्सों से दिखाते हैं, इनकी कीमत दिखाते हैं हिस्सों से, और मिकदार दिखाता है हिस्सों से, तो उसको हम करो भी बना सकते हैं उसी। लेकिन सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए, जितनी जितनी कीमत बढ़ती है उतनी उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है। हमेशा अगर कीमत घट जाती है तो उसकी मिकदार बेचने भी घट जाती है। इसीलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यहाँ पे बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो हम कोई भी हिस्सा दे सकते हैं, कोई भी हिस्से से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने 10 से स्टार्ट किया, हमने पहले कीमत दिखाई 10, फिर दिखाई 20, फिर दिखाई 30, वहां से अगर हम यूनिट्स दिखाते हैं इनकी कितनी मिकदार में बेचा जाता है, अगर हमने 20 दिखाए, फिर 40 दिखाए, फिर 50 दिखाए, इस तरह से हम इस तरह की रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। तो उसके बाद हमें जो बाकी फैक्टर्स है, यानी कि जो रसद है, वो एक ही चीज पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो बाकी चीजों पे भी डिपेंडेंट होती है। जिस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे एस एक्स, यानी कि एक्स की सप्लाई, एक्स की रसद, हम एक्स को कितना बेचना स्टार्ट करेंगे, वो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट होती है। वो होती है एफ ऑफ पी एक्स, फिर कामा, फिर पी आर, फिर कामा एन एफ, फिर कामा, फिर जी, फिर कामा, फिर जीपी, फिर कामा, फिर पी एफ, फिर कामा, फिर टी, फिर कामा, फिर हो गया जो प्राइस फॉर द फ्यूचर टाइम। तो इस तरह से जो हमें पी ऑफ एक्स है, वो है कीमत एक्स की। जैसे ही एक्स की कीमत बढ़ती जाती है, वैसे ही उसका बेचना भी बढ़ जाता है। उसके बाद हमने देखा पी आर। पी आर क्या होता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम एक के साथ बदल सकते हैं। यानी कि जो लेने वाला है, जो खरीदने वाला है, चाहे वो खरीदे, वो चीज खरीदे, चीज एक्स खरीदे या चीज वाई खरीदे, उसके लिए एक ही मायने रखता है। जिस तरह से हमारे पास शैम्पू है, चाहे शैम्पू सनसिल्क हो, चाहे शैम्पू डाव हो, लेकिन बाल ही धोने हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो खरीदार है, जो खरीदने वाला है, उसके लिए वही वो ले लेगा जिसकी कीमत जो है वो कम है। लेकिन जो बेचने वाला है, उसके लिए वही वो बेचेगा, वही वो बेचने के लिए राजी होगा जिसकी कीमत ज्यादा है, यानी कि ज्यादा कीमत पे वो ज्यादा बेचना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए हम बताते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद है एनएफ। एनएफ है कि फर्म्स कितनी है, यानी कि पैदा करने वाली जो चीज है, वो चीज चीज जो बनाते हैं, चीजें जो बनाते हैं, जो बनाने वाले हैं, वो कितनी फैक्ट्रीज हैं, वो कितनी फर्म्स हैं, वो हमें कितने बनाने वाले हैं। जितने बना चीजें बनाने वाले ज्यादा होंगे, उतनी ही हमारे पास रसद ज्यादा से ज्यादा होगी। जितने हमें चीजें कम बनाने वाले होंगे, उतनी हमारे पास रसद जो है वो कम होगी। इसीलिए हमारे पास चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन अगर हमें फर्म्स जो है वो जितनी ज्यादा होती है, रसद उतनी ज्यादा हो जाती है। जितनी हमें फर्म्स कम हो, उतनी हमारी रसद जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद है गोल ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का मकसद क्या है। फर्म का मकसद है ज्यादा से ज्यादा मिकदार में बेचना या उनका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। अगर उनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा बेचना, तो वो प्राइस की परवाह नहीं करेंगे, तो वो कीमत की परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, उसके फ्यूचर टाइम जो हमें कीमत है वो हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इंतजार करेंगे तब तक वो चीजें खराब हो जाएंगी,
उनको फिर कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से उस वक़्त ताजिर का जो मकसद होता है, वो सिर्फ़ या फ़र्म का जो मकसद होता है, वो सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाना नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रसद देना। तो जिस तरह से अब यहाँ पे मौसम सरमा आने वाला है, यहाँ पे अब गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। अब ठंडे कपड़ों को कोई नहीं ले लेगा। अब क्या करेंगे दुकानदार, वो क्या करेंगे, वो सेल पे लगाएँगे, वो उसकी कीमत जो है वो कम करेंगे। जैसे ही उसकी कीमत कम हो जाएगी, खरीदार उससे अट्रैक्ट हो जाएँगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि अब लोग जो है ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे ठंडे कपड़ों को लेने की, अब वो ज़्यादा पसंद करेंगे जब मोटे कपड़ों को लेने की। इसीलिए ठंडे कपड़े तो उनकी जो स्टॉक है, वो तो वही की रह जाएगी। इसीलिए यहाँ पे गोल मुनाफ़ा कमाना नहीं है, बल्कि स्टॉक को क्लियर करना है। इसीलिए स्टॉक को क्लियर करने के लिए उनको कीमतें कम करनी पड़ेगी। जैसे वो कीमतें कम करते हैं, वैसे ही बेचने में इज़ाफ़ा हो जाता है, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने के लिए तैयार होंगे। इस तरह से ये कहलाता है गोल ऑफ द फर्म। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होगी, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, उतना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो अवेलेबल होंगी, क्योंकि मशीनों से जल्दी-जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है। पहले हाथ का काम होता था, जिस तरह से हमारे पास क्राफ्ट्स होते थे, जो हमें हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, जिस तरह से सोज़नी का काम था, सोज़नी का काम या आरी का काम हम पहले हाथों से किया करते थे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाता था, बहुत ज़्यादा वक़्त लगता था। अब वही काम, वही सोज़नी का काम, वही जो हमें आरी का काम है, वो हम मशीनों से कर सकते हैं। इस तरह से उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन एक साथ ही बहुत सारा काम कर सकती है। वो हमें जल्दी-जल्दी हमें चीज़ें अवेलेबल करा सकती है। उसकी वजह से जितनी चीज़ें हमें अवेलेबल ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो उतनी उनकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। जितनी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उतना हमारा रसद भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जितनी हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उतनी ही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से कम अवेलेबिलिटी होगी। हमारे पास रसद जो है वो कम होगी और उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इस तरह से हमें जो सप्लाई है वो डिपेंडेंट होगी किस पे, वो हमें वो लाभ है फर्म पे भी होगा और हमारे पास टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंट होगा। अब हमें फ्यूचर की कीमत क्या है? फ्यूचर की कीमत कम है कि फ्यूचर की कीमत ज़्यादा है? अगर हमें फ्यूचर की कीमत ज़्यादा होगी, आज की जो सप्लाई है, आज की जो रसद है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमें ताजिर है, वो चाहेगा मैं तब बेचूँ जब मुझे कीमत ज़्यादा होगी, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। आज का ताजिर जो है, वो कम बेचेगा और जो हमें कल बेचना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसकी मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें कल के ही कीमत में फ़ायदा है, आज की कीमत में फ़ायदा नहीं है। आज की रसद जो है वो कम हो जाएगी, कल की जो रसद है वो बढ़ जाएगी। अगर आज की ही कीमत ज़्यादा है, कल की कीमत कम हो जाएगी। आज की रसद बढ़ जाएगी, कल की रसद कम हो जाएगी, क्योंकि आज की कीमत में ताजिरों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। इस तरह से हमारे पास ये जो फैक्टर्स है, वो तब हमें फराहमी कानून दे देगा या कानूनी रसद दे देगा, जब ये फैक्टर सारे कांस्टेंट होंगे। तो कानूनी रसद हमें यही बताता है कि जब हमें प्राइस बढ़ती है और उसके साथ-साथ हमें मिकदार भी बढ़ जाती है। जैसे कीमत घट जाती है, तो मिकदार भी कम हो जाती है। तो इस तरह से मिकदार का कम होना, मिकदार का ज़्यादा होना, वो कीमत के बढ़ने और कीमत के घटने पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन बशर्ते ये कि जो बाकी फैक्टर्स हैं, वो हमें एक जैसे रहेंगे, वो हमें बदलेंगे नहीं। ये है कानूनी फराहम। कानूनी फराहम ये बताता है कि जैसे-जैसे कीमत बढ़ जाएगी, वैसे-वैसे बेचना भी, एक जो ताजिर होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुनाफ़ा होगा। लेकिन बशर्ते ये कि जो बाकी फैक्टर्स हैं, जो हमें पीआर है, जो हमें एनएफ है, जो हमें जी है, जो हमें गोल ऑफ द फर्म है, जो हमें टेक्नोलॉजी है, जो हमें फ्यूचर प्राइस है, वो हमें एक जैसे होने चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
तो ये है कानूनी रसद, यानी कि कानूनी रसद को आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे जैसे प्राइस पे जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे ही बेचना जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कीमत में घटाव होगा वैसे वैसे जो मिकदार जो है वो भी घटने लगेगी। और शर्त ये है कि बाकी फैक्टर जो है वो एक जैसे रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उसमें से एक साइड से रखेंगे कीमत, एक साइड से रखेंगे रसद, यानी कितनी मिकदार में आप रसद दे दोगे। आप अगर 10 से स्टार्ट करते हैं उसको बढ़ाते जाना है। चाहे आप एक ही गैप रखेंगे क्या आप बहुत सारी गैप्स रखेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह से हम कीमत रखेंगे 10, फिर रखेंगे 20, फिर रखेंगे 30। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमें नंबर्स अगर यहाँ से बढ़ाते हैं वही जो हिस्से हैं वो वहां से भी बढ़ाते जाएंगे। यानी कि एक चार्ट बनाना है, एक साइड से रखना है पी एक्स, दूसरे साइड से रखना है एस एक्स। पी एक्स क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की कीमत। और हमें दूसरे साइड से क्या रखना है, वो रखना है कि हम कितना रसद दे रहे हैं, रसद कितनी हमें अवेलेबिलिटी है, रसद की बेचने की क्या हमें बेचने वाला कितनी मिकदार में दे देगा, उसको भी बढ़ाते जाना है किसी भी क्वांटिटी से। प्राइस को भी, कीमत को भी बढ़ाते जाना है, क्योंकि जो कानूनी रसद है वो हमें टेबल के बगैर नहीं होगा। उसके लिए आपको चार्ट बनाना है, जैसे वो चार्ट है उसको आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन दे देंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे आप रसद दिखाएंगे, जो हमें वर्टिकल लाइन है उस पे आप कीमत दिखाएंगे। और यहाँ से ऑरिजिन पे 0 दे देंगे, उसके थोड़े से आगे 10 दे देंगे, उसके थोड़े से आगे 20 दे देंगे, उसके थोड़े से आगे 30 दे देंगे, उससे थोड़े से आगे 40 दे देंगे। यहाँ से वर्टिकल लाइन पे भी 0, और इसी 0 से जो पहले हमने दिया था, पहले 10 और उसके बाद 20 और उसके बाद 30। अब आप 10 के सीध में 10, यहाँ पे एक डॉट दे देंगे, 20 के सीध में 20, उसके बाद वो डॉट दे देंगे, 30 के सीध में 30, उसके बाद और एक डॉट दे देंगे। उन डॉट्स को मिलाएंगे और आपका बन जाएगा सप्लाई कर्व। यानी कि हमें रसदी कानून में एक तो चार्ट पहले तो लिखना है, लिखने के बाद एक चार्ट दिखाना है, और चार्ट के साथ एक डायग्राम भी आपको देनी है। तो इसके साथ ये रसद कानून जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया था, हमने बताया था क्योंकि करू जो है वो या तो शिफ्ट हो सकती है या तो मूव हो सकती है। शिफ्ट तब हो सकती है जब कीमत एक जैसी रहती है, और मूव तब हो सकती है यानी कि वो करो एक ही होगी, सिर्फ पॉइंटर्स जो है पॉइंटर से वो मूव हो जाएगी। जब हमें प्राइस सेम रहती है, यानी कि फिर से आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें पहले रखेंगे कीमत 10, उसके बाद 10, उसके बाद यहाँ से दूसरी साइड से मिकदार दिखाएंगे, वो 10 से 20 होगा, यानी कि आप उसको बढ़ा रहे हैं। आप क्या करेंगे, फिर इसी तरह से एक्स एक्सिस दे देंगे, यहाँ से लिखेंगे एक्स एक्सिस पे रसद, वहां से लिखेंगे वाई एक्सिस पे कीमत। यहाँ पे आप ओरिजिन दे देंगे, उसके बाद 10 दे देंगे, उसके बाद 20 दे देंगे। कीमत के साइड से 10 दे देंगे और 20 दे देंगे, क्योंकि हमने 10 पे 10 दिखाया और 10 पे 20 दिखाया। यहाँ से 10 पे 10 दिखाएंगे आप, 10 के सीध में 10 दिखाएंगे एक डॉट, उसके बाद फिर से 10 के सीध में 20, उसके बाद और एक डॉट दिखाएंगे। तो फिर ये आप इसको मिलाएंगे, इनके बनाएंगे एक पहले एक सप्लाई को एस एस, उसके बाद दूसरी सप्लाई को S1 S1। तो उसके साथ आप शिफ्ट दिखाएंगे राइट शिफ्ट, तो ये यानी कि जो कर्व है आपकी वो दाएं साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप राइट शिफ्ट दिखाएंगे। उसी के बाद हम दिखाएंगे लेफ्ट शिफ्ट। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, 10 दिखाएंगे, 10 दिखाएंगे, कीमत पहले भी 10 अब भी 10, और मिकदार जो है वो 20 से 10 होगी, यानी कि वो घट जाएगी। हमारे पहले 20 यूनिट्स थी मिकदार, अब हमें 10 यूनिट्स मिकदार होगी, यानी कि हमने 20 से 10 दिखाई। 20 से 10 दिखाना यानी कि हम उसका घटाव दिखा रहे हैं। अब हम उसको डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। हम फिर से दे देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या दिखाएंगे, मिकदार, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कीमत। फिर से हम पहले 10 पे 20 दे देंगे, यानी कि 10 के डॉट में 20 दे देंगे।
हमने ये दिया। उसके बाद हम एक कर्व दे देंगे जिसका नाम रखेंगे हम एस एस, यानी कि सप्लाई कर्व दे देंगे। उसके बाद हम क्या दिखा रहे हैं, 10 पे, पहले हमने 10 पे 20 दिखाया, अब हम 10 पे 10 दिखाएंगे। तो सप्लाई कर्व जो है हम अब S1 देखेंगे। तो हमें S से S1 हो गए, पहले SS सप्लाई कर्व था, अब ये S1 हो गया, पहले राइट में था अब ये लेफ्ट में हो गया। तो इसको हम घटाव से दिखाते हैं, यानी कि पहले 20 था अब 10 है, इसको हम बताते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। यानी पहले राइट वर्ड शिफ्ट था, पहले दाई की तरफ शिफ्ट हो रहा था, अब हमें बाई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमें प्राइस जो है अब हम दिखाएंगे, अगर कीमत बदलती है, हमने उस वक्त दिखाया 10 यानी कि प्राइस में कोई बदलाव नहीं, लेकिन बाकी फैक्टर्स है उनमें बदलाव हो जाता है, ये था शिफ्ट। अब हमें क्या दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे कीमत जो है वो चेंज हो जाती है, जो बाकी फैक्टर्स है वो एक जैसे रहते हैं, वो बाकी फैक्टर्स जो है उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहेंगे। अब हम दिखाएंगे प्राइस में बदलाव, हम दिखाएंगे कीमत में इस तरह से, और एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में हम देखेंगे पहले कीमत, एक साइड से कीमत, दूसरे साइड से मिकदार। पहले हम 10 से 20 दिखाएंगे, हमने उसमें बदलाव दिखाया। अब हमें, क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमने क्या बताया, लाभ सप्लाई में, कॉमन रसद में जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मिकदार भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जैसे ही कीमत बढ़ जाती है वैसे मिकदार भी बढ़ जाती है। तो हमने प्राइस में, कीमत में क्या दिखाया, हमने बढ़ावा दिखाया। इस तरह से हमें मिकदार में क्या दिखाना है, वहां पे भी बढ़ावा दिखाना है। यानी यहाँ से 10 से 20, वहां से भी 10 से 20, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है जैसे NF है, जैसे G है, जैसे हमें PR है, वो सारे के सारे जो है वो हमें एक जैसे रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह से हम उसको करों में दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे रसद, दूसरे वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे कीमत। पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे हम 0 रखेंगे, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद हम वाई एक्सिस पे भी 10 और 20। अब हम क्या करेंगे, 10 पे 10 दिखाएंगे, हम उसको मिलाएंगे 10 से 10, इनके वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के 10 से, वाई एक्सिस के 10 को एक्स एक्सिस के 10 से मिलाएंगे। अब हमें 20 पे 20, एक्स एक्सिस के 20 को वाई एक्सिस के 20 के साथ मिलाएंगे। तो जहाँ पे हमें ये इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे कोना जैसा बन जाता है, वहां से एक लाइन दे देंगे तो हमारी तो बन जाएगी। पहले ये ए पॉइंट पे थी, अब ये बी पॉइंट पे मूव हो जाएगी, यानी कि ये वहां से एक ही करो तो एक ही है, लेकिन पॉइंट जो है वो बदल गए, उसको हम बताते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई करो। फिर से दिखाते हैं घटाव में, यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ से पहले 20 दिखाएंगे, कीमत दिखाएंगे 20, फिर दिखाएंगे 10, 20 से 10, और हमारी जो मिकदार है वो भी 20 से 10 हो गई, वहां पे भी घटाव हो गया क्योंकि कीमत में घटाव हो गया। इस तरह से हम कीमत में घटाव दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम पहले ओरिजिन रखेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे 0, फिर 10, फिर 20। अब हमें यहाँ पे भी 10, वाई एक्सिस पे 10, फिर हम 20 रखेंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि 20 पे 20 हमने 20 पे 20 दिखाया, तो हमें अब राइट से पॉइंट जो है वो मूव हो रहा है। हमने क्या दिखाया, 20 पे 20 दिखाया, उसके बाद 10 पे 10 दिखाना है, तो हमें ये लेफ्ट वर्ड मूव हो जाएगा, यानी कि राइट से, यानी कि दाएं से बाएं आ जाएगा ये पॉइंट। तो इस तरह से हम उसको बताते हैं लेफ्ट मूवमेंट, क्योंकि हमें ये मूव करता है लेफ्ट से राइट तक। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने रसद की लचक के कुछ चीजें ऐसी होती है जो कीमत के साथ साथ बदलती है, उनका जो उसकी जो रसद है वो भी बदल जाती है कीमत के साथ साथ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो चीजें वो लचकदार होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में बताते हैं इलास्टिक। कोई लचकदार नहीं होती है कोई चीज, मैंने आपको बताया था जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो हमें खेतों से चीजें मुहैया होती है, जो हमें फसल होती है, वो ज्यादातर मौसम पे ही डिपेंडेंट होती है। इस तरह से जो जैसे ही मौसमी हालात हो वैसे ही
हमारा फसल भी ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। जितना मौसम अच्छा हो उतना हमारा फसल भी बदल जाता है, उतनी हमारी फसल अच्छी हो जाती है। जितनी फसल अच्छी होगी उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाती है। तो इस तरह से उसकी जो सप्लाई है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। नमस्कार।